अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे जो मॉडल पेपर में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है कि राइट 4 डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के 4 डिफेक्ट्स हमने लिखने हैं। तो ये डिफेक्ट्स जो हैं वो पेज नंबर 32 पर लिखे हुए हैं, 4 डिफेक्ट्स बोहर्स की थ्योरी के। जो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है वो है डेरिवेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटरमिन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पर हमारे पास हमसे यहाँ पर पूछी गई है फ्रीक्वेंसी वाली, तो हमने यहाँ से लेकर पेज नंबर 29 पर यहाँ से लेकर हमने लिखना होगा यहाँ तक फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन। फिर आ जाएगा हमारे पास क्या रहा है कि वेव नंबर की डेरिवेशन भी आपने लिखनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये हमारे पास 2 डेरिवेशन हमने लिखनी है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की, और इसके अलावा डिफेक्ट्स लिखने हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 4 इसमें है। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर्ट थ्योरी। तो वेस्पर्ट थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने सबसे पहले ना सिर्फ जो है वो साइंटिस्ट का नेम लिख देना है, जिसका नाम है सिग्विक एंड पोवेल, और 1940 में उसने जो है वो ये अप्रोच दिया। उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ आ जाने मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। यहाँ आपने 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर 4 5 6 पेज नंबर 57 58 पर ये मौजूद है। नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन का पार्ट है कि 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। कह रहा है कि आप ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो है वो बताएं जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर है। बस ये वाला देखो हमें खुद से देखना है। यहाँ पर हमारे पास हमें अगर ये सारे याद होंगे और हमने ये पढ़ा हुआ होगा तो हम लिख सकते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। ठीक है, 1 लॉन पेयर होना चाहिए, 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। तो अब देखो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर किस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है NH3। आप चाहें तो ये लिख सकते हो, पास हो सकती है NH3, NF3 एंड PH3। तो आपने किसी एक को एक्सप्लेन कर लेना है। हमारे पास नाइट्रोजन है, हमें पता है कि नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक नाइट्रोजन के पास हमारे पास होता है 5, 1 2 3 4 5। अब ये यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और एक यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बना लेगा। अब आपने क्या करना है, फिर नाइट्रोजन ऐसे बनाना है, फिर यहाँ पर एक लॉन पेयर है तो ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा वहाँ। इसका एंगल हमारे पास होगा 107 डिग्री। अब हमने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। पोस्टुलेट्स लिखने के बाद हमने इसका ये बनाया है लेविस स्ट्रक्चर, ये हमने इसकी बनाई है शेप या ज्योमेट्री। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। सराउंडिंग एटम कौन सा है, सराउंडिंग एटम है हमारे पास हाइड्रोजन। अब इसमें हमारे पास एंगल है 107 डिग्री। शेप हो गई हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल। इसमें लॉन पेयर कितने हैं, देखो लॉन पेयर वो हमें पहले से बता रहे हैं, लॉन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास हैं 3। अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स पेयर देखें, एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स पेयर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास तकरीबन, देखो जितने बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर होते हैं उन सबको एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये 1 2 3 4, तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं 4। तो ये हमारा क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो गई है पूरी। आपने वेस्पर्ट थ्योरी के पोस्टुलेट लिखने के बाद ये लिखना है। जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लॉन पेयर हों तो कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल होगा, आप उसको डिफाइन करें। तो कह रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 ही जो है वो उसके पास होंगे लॉन पेयर। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, आपने उसकी एग्जांपल बतानी है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपने पूरा चार्ट याद कर लेना है, कोई भी सवाल आ सकता है। तो इसमें यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल वगैरह नहीं बल्कि आपने मॉलिक्यूल पे खुद पहचानना है कि ये कौन सा है। तो यहाँ पे वाटर और H2S आप उसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। आपने कोई एक जो है वो डिफाइन कर देनी है, बनाकर बता देनी है। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक ऑक्सीजन में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन। अब हम इसकी शेप बनाएंगे, ये आएगा एक ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर एक लॉन पेयर, जैसे ये शेप बनी हुई है यही शेप बनानी है, ये वेस्पर्ट थ्योरी के लिहाज से बनी हुई है। और यहाँ पर आ जाएगा ये हाइड्रोजन और इसके दरमियान एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया इसका। अब हमने यहाँ पर ये इसकी हमारे पास ज्योमेट्री या शेप हो गई है। ये इसका लेविस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये है इसका लेविस स्ट्रक्चर और ये है इसकी शेप। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले सेंट्रल एटम। बेटा यहाँ पे सेंट्रल एटम है हमारे पास ऑक्सीजन और इसके सराउंडिंग में जो एटम है, सराउंडिंग एटम्स इसके पास हैं हाइड्रोजन। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की बात कर रहा होता है जब भी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 पेयर्स हैं। अब यहाँ पे लॉन पेयर कितने हैं अलग से लिखो, लॉन पेयर हमारे पास हैं 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स हमारे पास हैं, बॉन्ड पेयर्स इसमें से हो गए 2, तो 2 ही लॉन पेयर हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। अब इसका एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री और इसकी जो शेप है वो हमारे पास है, इसकी शेप है हमारे पास एंगुलर या बैंड।
अब जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने चैप्टर नंबर 7 से लिखना है। फिर कह रहा है कि आपने उसकी डेरिवेशन लिखनी है। तो ये लिखी हुई है स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन, और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेरिवेशन है। ये स्टेटमेंट हो जाएगी लॉ ऑफ मास एक्शन की, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेरिवेशन लिखी हुई है। उसके बाद आगे न्यूमेरिकल। देखिए इसी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डेटा, इसमें इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में हमें प्रेशर दिया हुआ है इसका, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का दिया हुआ है प्रेशर, रिएक्टेंट्स का दोनों का दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है केपी और केसी बताओ। तो हमें केपी का तो फार्मूला पता है। केपी का हमारे पास फार्मूला होगा केपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का हमारे पास प्रेशर, और यहाँ पर आ जाएगा रिएक्टेंट का प्रेशर नीचे। केपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का जो प्रेशर है अपॉन रिएक्टेंट का। तो हमारे पास इसका प्रेशर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे PNOCl। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो इस इक्वेशन के ऊपर आ जाएगा हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास है P ऑफ NO, इधर भी 2 आएगा क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब आ जाएगा P ऑफ Cl2 क्लोरीन। अभी हमारी हमने फार्मूला लिख लिया। इस फार्मूले के अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और डिवाइड करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा KP इज इक्वल टू जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें 1.2 का स्क्वायर अपॉन NO का है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, और यहाँ पर हमारे पास इसका स्क्वायर है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, ये है। KP हमारे पास आ जाएगा, तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा KP 1920 आएगा। साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ATM का स्क्वायर, यहाँ पर ATM का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इनके साथ ATM लगा हुआ है। वो ATM कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला ATM रह जाएगा, वो ऊपर जाके बन जाएगा ATM इनवर्स। तो ये हमारे पास इसका यूनिट बचा है। अब आ जाते हैं हम KC की तरफ। तो हम KC कैसे निकालेंगे? KC निकालने के लिए हमें कोई कंसनट्रेशन तो गिवन नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है जो हमें पता है, KP इज इक्वल टू KC और RT डेल्टा N। अब कैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, KP इधर ही रहेगा, ये वाली जो सारी वैल्यू है नीचे आ जाएगी, इसकी वजह से मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। तो KC इज इक्वल टू आ जाएगा KP ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा RT, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा N। अब जो हमारे पास KP की वैल्यू निकली है, यहाँ हम लिखेंगे 1920। R की वैल्यू हमें पता है, R क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट 0.0821 होता है, मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर हमारे पास कितना है गिवन, यहाँ पर टेम्परेचर हमें यहाँ पर गिवन है, देखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें 273 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 298 केल्विन। तो 298 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, टेम्परेचर आ गया। और उसके बाद डेल्टा N का मतलब हमारे पास क्या होता है, डेल्टा N का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स हैं उसमें से रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस करना होता है। तो रिएक्टेंट के मोल्स हमारे पास 2 हैं और प्रोडक्ट के मोल यहाँ पर 2 और ये एक 3 है। तो जब 2 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया डेल्टा N की जगह। हमेशा याद रखिएगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स को जब माइनस करेंगे 2 है, और यहाँ पर अगर गिने तो ये 2 और 1 3 है, 2 में से जब 3 जाएगा तो -1 बचेगा। अब हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा, हम कैलकुलेटर में उसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा KC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 46974। ये हमारे पास KC आ गया है, हमने KP पहले ही निकाल लिया है। तो ये हमारा हो गया है न्यूमेरिकल कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या है, और आप जो है वो इसकी ये डेविएशन क्यों करता है आइडियल बिहेवियर से। तो आपने इस वाले पेज से सिर्फ आइडियल गैस की डेफिनेशन लिखनी है, चाहे तो लिखी हुई है। वो गैस है जो स्ट्रिक्टली ओबे करती है गैस लॉज को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को, या फिर जनरल गैस इक्वेशन को, अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बिहेव्स अकॉर्डिंगली। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज नोन एज एन आइडियल गैस। बस आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है ये आइडियल गैस की डेफिनेशन। आगे हमसे पूछा गया है कि उसके कॉजेज ऑफ डेविएशन क्या है। तो उसके कॉजेज ऑफ डेविएशन हमारे पास ये है, हमने ये लिखने कॉजेज ऑफ डेविएशन, पेज नंबर 86 आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हमसे पूछा है कि वैन डर वाल की जो है वो करेक्शन वॉल्यूम और प्रेशर की बताओ। तो वॉल्यूम की करेक्शन ये लिखी हुई है, इसकी डेरिवेशन लिखनी होगी, और प्रेशर की भी जो है वो हमारे पास लिखी हुई है, इसकी भी आपने डेरिवेशन लिखनी है। ये सवाल पहले भी जो है वो कई बार मैं बता चुकी हूँ एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि ऑस्मोसिस की और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिखनी है। तो बेटा देखो पहली लाइन में ही अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, सरफेस ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल्स तक, दी सर्व एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर एग्जांपल भी लिखी हुई है, सेलोफोन, एनिमल ब्लैडर, ETC। यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। आगे हमने यहाँ पर लिखना है द पैसेज ऑफ, ऑल्दो नहीं लिखना, डेफिनेशन लिखनी है ऑस्मोसिस की, द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक प्लेस इन व्हाट डायरेक्शन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट दैट मूवमेंट इज फास्टर फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हो गई। ये हमारे पास दोनों डेफिनेशन पूछी हुई थी, हमने वो लिख दी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन दी
ऑस्मोटिक प्रेशर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मतलब आपने इसको डिफाइन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जो है वो बता देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप इसमें थोड़ा बहुत छोटा भी कर सकते हैं, ये लिखना है आपने। उसके बाद आ जाएंगे कि गिव 4 डेली लाइफ एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 डेली लाइफ